हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनूजा मैम। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारी सीरीज चल रही है बिज़नेस लॉ की, जिसमें एक ही वीडियो के अंदर एक कंप्लीट चैप्टर हम करा रहे हैं। उसमें चैप्टर नंबर 6 हमारा स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 6 कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी की जो हमने बात करी थी, एग्रीमेंट होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसके अंदर पार्टीज होती हैं, दो पार्टी होती हैं। तो एक पार्टी क्या करती है, प्रपोजल देती है, दूसरी पार्टी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। लेकिन उस पार्टी को जो भी एक्सेप्ट कर रही है, पार्टी बी लगा लो, तो वो अपनी मतलब कि फ्री कंसेंट दे रही है कि हाँ भाई, मेरे को कोई डराया धमकाया नहीं गया है, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं बनाया गया है, मैं फील फ्री होके इस जो भी एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देखो, और फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ वाइटल जो है एलिमेंट है किसका, एग्रीमेंट का और कॉन्ट्रैक्ट का। An introduction to consent. An essential element of a valid contract is that the agreement is arrived at with the consent of the parties thereto. Essential element है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कि जो एग्रीमेंट तभी होएगा जब पार्टीज़ की कंसेंट होगी। कंसेंट होती है सहमति, फ्री होगी, कोई दबाव के बिना होगी। इट इज़ एसेंशियल दैट द पार्टीज एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम एंड दैट सच एग्रीमेंट इज़ फ्री एंड वॉलेंट्री। ये एसेंशियल होना चाहिए, जो पार्टीज़ हैं किसी चीज़ के ऊपर सेम थिंग के ऊपर एग्री हो रही है, सेम सेंस में एग्री हो रही है कि उसका मीनिंग ये है, उसका मीनिंग भी सेम ही होना चाहिए, एट द सेम टाइम होना चाहिए, एंड दैट सच एग्रीमेंट इज़ फ्री एंड वॉलेंट्री। और जो एग्रीमेंट होगा वो फ्री होगा, स्वतंत्र होगा पूरी तरफ से, और वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक होगा, दोनों की इच्छा से होगा। According to Section 13 of the Act, two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. दो या दो से ज़्यादा persons वो उनकी सहमति मानी जाएगी जब वो दोनों सेम थिंग पर सेम सेंस में एग्री हो रहे हैं। As per the definition, the following are essential for consent. कंसेंट के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं? देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टी, दो पार्टी होगी कम से कम। द पार्टीज में बी मोर देन टू बट इट कैन नॉट बी ओनली वन। मतलब पार्टी मोर देन टू हो सकती है लेकिन वन नहीं हो सकती, सिर्फ खाली वन पार्टी नहीं हो सकती। देयर मस्ट बी ओनली वन सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट टाइम। एक बार में एक ही कॉन्ट्रैक्ट का एक ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। द पार्टी मस्ट एग्री ऑन द सब्जेक्ट इन द सेम सेंस। मतलब एक के माइंड में इस सब्जेक्ट का यही सेंस है तो दूसरे के माइंड में भी सेम सेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि उसके माइंड में कुछ और है और दूसरे के माइंड में कुछ और है, फिर क्या हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बीच में। In other words, there must be consensus and addendum between the parties, or the concept of understanding of the parties the subject of the contract must be the same. If the understanding or concept of one party differs from that of one other, अगर एक पर्सन का अंडरस्टैंडिंग दूसरे पर्सन के अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्ट से अलग है, then there is a no आइडेंटिटी ऑफ व्यूज़ बिटवीन द पार्टी। दोनों पार्टी के बीच में कोई भी व्यूज़ का आइडेंटिटी नहीं होगी कि उसके लिए वो अलग सेंस कर रहा है, उसके लिए वो प्रपोजल अलग सेंस कर रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ सच कंसेंसस देयर कैन नॉट बी एनी कंसेंट। और अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों की कंसेंसस नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी कंसेंट नहीं है, मतलब सहमति नहीं है। एंड एज सच नो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड। और इस प्रकार कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम बन नहीं सकता। फॉर द पार्टीज टू रीच ए कंसेंसस इट इज एसेंशियल दैट, कंसेंसस पे पहुँचने के लिए क्या एसेंशियल है, देखो, देयर इज नो मिस्टेक रिलेटेड टू नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के नेचर के रिगार्डिंग कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपको। देयर इज नो मिस्टेक रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। पर्सन की आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक नहीं करनी कि भाई इस पार्टी ए को ही कॉन्ट्रैक्ट देना है, ये नहीं है पार्टी ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप बी को बोल रहे हो, ठीक है। देयर इज अ नो मिस्टेक रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट मैटर क्या है, उससे रिलेटेड कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज़ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट है क्या? ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स नॉट ओनली द कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, इट आल्सो रिक्वायर्स सच कंसेंट इज फ्री। सिर्फ कंसेंट ही रिक्वायर्ड नहीं है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यह है कि जो कंसेंट होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए, कोई दबाव के थ्रू कोई भी कंसेंट नहीं होना चाहिए। कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कास्ड बाय। कंसेंट को, सहमति को हम फ्री बोलेंगे, स्वतंत्र बोलेंगे, अगर ये
इनके काजेज़ ये नहीं हो सकते। कोई रीज़न होता है डरा धमकाना, अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी के ऊपर बेमतलब का दबाव डालना, ठीक है, फ्रॉड करना, किसी से कुछ छुपाना, मिस रिप्रेजेंटेशन कुछ दिखा के कुछ छुपाना, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। मिस्टेक सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20, 21, 22, और मिस्टेक कुछ गलती से कुछ लिख देना और होना कुछ रियल में, ठीक है। तो इनके थ्रू नहीं होनी चाहिए। अगर इनका प्रभाव होगा कंसेंट के ऊपर तो वो फ्री नहीं कहलाएगी, ठीक है। ये सेक्शन कोएरिजन का सेक्शन है 15, 16 सेक्शन है अनड्यू इन्फ्लुएंस का, फ्रॉड का है 17, मिस रिप्रेजेंटेशन का है 18 एंड मिस्टेक का है 20, 21 एंड 22, ठीक है। अब हम फ्री कंसेंट के अंदर 5 टॉपिक पढ़ेंगे। जो हमने 5 टॉपिक करे हैं कोएरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। कोएरिजन क्या होता है देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कोएरिजन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, या तो कमिट करना या डराने धमकाने की, थ्रेट करना, किसी को डराना धमकाना। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, कोई भी एक जो इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत फॉरबिड है और अनलॉफुल है। और थ्रेटनिंग टू डिटेन, किसी को थ्रेटन करना, एनी प्रॉपर्टी को, किसी की प्रॉपर्टी डिटेन कर लेना अपने पास, टू द यूज ऑफ एनी पर्सन वट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द पर्सन टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। भाई किसी से मान लो ए ने बी को क्या किया, बी ने ए के पास क्या भेजा, प्रपोज़ल भेजा कि भाई तू अपना मेरे को स्कूटर बेच दे, 50,000 रुपये ले ले। लेकिन ए नहीं माना, भी मेरे को स्कूटर नहीं बेचना, मेरे काम आता है, ठीक है। लेकिन बी ने ए को कहा कि चुपचाप होकर स्कूटर बेच दे वरना तू अच्छा नहीं होगा, ठीक है। मैं या फिर गोली की बंदूक उसके ऊपर तान दी, तो वो हो गया कोएरिजन। तो फिर उसको मानना ही पड़ेगा, नहीं भाई तू ले ले स्कूटर ले ले, ठीक है। तो लेकिन अब क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर पार्टी ए की फ्री कंसेंट नहीं है, सहमति स्वतंत्र रूप से नहीं है, उसे कोएरिजन किया गया, उसे डराया धमकाया गया है, ठीक है। आगे देखो, इफ़ वी एनालाइज इन डेफिनेशन वी कैन कंक्लूड दैट कोएरिजन क्या है? कमिटिंग एन एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल, ऐसा एक्ट करना जो कि इंडियन पेनल कोड के द्वारा फॉरबिडन है, ठीक है। जैसे कि मर्डर, डकैती, प्रिवेंटिंग अ डेड बॉडी फ्रॉम बीइंग क्रेमेटेड, किडनैपिंग, फिजिकल बीटिंग और टॉर्चर, किसी को फिजिकली मारना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इंडियन पेनल कोड के अंडर फॉरबिडन होगी वो चीज़ें करना। थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन, या तो रियल में एक ऐसा काम करना जो इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग फॉरबिडन है, या फिर वो काम करने के लिए डरावा देना कि भाई तेरे को मार दूंगा, मारा नहीं है, मार दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है। वो सारे हैं थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल एक्ट। कम डराना धमकाना, वो काम कर देगा। अनलॉफुल डिटेंशन, किसी की भी अनलॉफुल प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेना, अपने पास रख लेना, ठीक है। थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी, या फिर किसी सामने वाले की प्रॉपर्टी को अपने पास रखने का डरावा देना, धमकाना उसको कि तेरी ये चीज़ अपने पास रख लूँगा वरना ऐसे कर दे, ठीक है। अब इंडियन और इंग्लिश लॉज ऑफ कोएरिजन क्या है? इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में देखो क्या है। द नियर इक्विवेलेंट टर्म्स फॉर कोएरिजन अंडर द इंग्लिश लॉ इज ड्यूरेस और मीनेस, बट कोएरिजन हैज़ इन फैक्ट a much wider scope. If a person physically harms or molests another or threatens to do so, अगर एक पर्सन फिजिकली हार्म करता है या सामने वाले पर्सन को मोलेस्ट करता है या करने की धमकी देता है, and thereby obtain the other party's consent, और इस तरीके से वो सामने वाले की सहमति लेता है, such person would be using duress। वो क्या यूज़ कर रहा है? ड्यूरेस का यूज़ कर रहा है। Coercion is more of a threat with regard to goods or property in the form of retaining or threatening to retain such goods or commodity unlawfully. Duress involves actual or threatening violence by one party to his agent over the persons to another or his wife, child or parent। कि भाई किसी को भी उसकी वाइफ को, चाइल्ड को, पेरेंट्स को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसकी जो भी डिपेंडेंट पर्सन है, टू ऑब्टेन द एग्रीमेंट और कंसेंट लेने के लिए। वेयरएज कोएरिजन कैन बी एनी पार्टी अगेंस्ट एनी अदर टू ऑब्टेन सच कंसेंट, जबकि जो कोएरिजन है
कैन बी बाय एनी पार्टी, कोई भी पार्टी कर सकती है, अगेंस्ट एनी अदर टू ऑब्टेन कंसेंट, जो कोएरिजन है। देखो इंग्लिश लॉ में इसको बोलते हैं ड्यूरेस और हिंदी लॉ में इसको कोएरिजन बोलते हैं। ड्यूरेस के अंदर एक्चुअल थ्रेटन या वायलेंस किया जाता है और जो कोएरिजन है उसमें डराना धमकाना, थ्रेटनिंग भी हो सकती है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कोएरिजन क्या हुआ है, कॉन्टैक्ट मेड बाय यूज ऑफ फोर्स और कोएरिजन इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय कोएरिजन। अगर देखो पार्टी ए को डरा धमका के उससे फ्री कंसेंट ले ली गई है, ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल हो सकता है अगर पार्टी ए, ठीक है, वो खड़ी हो जाती है कि नहीं जी मेरे को तो डरा धमका के और मेरे को ऐसे करके मेरे से सहमति ली गई है, तो फिर वो केस वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टी दैट हैज़ बीन कॉज्ड फॉर डिज़ायर ही कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, और जो जिस पार्टी के साथ कोएरिजन किया गया है वो रेपुडिएट कर सकती है इस कॉन्ट्रैक्ट को, और ही कैन फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक द अदर पार्टी प्रूव, और या फिर अगर वो नहीं खड़ी होती है तो फिर वही सेम का सेम वही कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, दोनों अपने अपने ऑब्लिगेशन कंप्लीट करेंगे। Burden of proof. The party that wants to repudiate a contract on a plea that his consent has been obtained by coercion has to prove the usage of coercion by other contracting party. The burden of proof lies on the party making such plea. Burden of proof ये है कि अगर पर्सन, जो पार्टी जिसके साथ कोएरिजन किया गया है, अगर वो चाहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करना है, रेपुडिएट मतलब ना रद्द करना है, तो वो क्या कर सकती है, उसको बताना पड़ेगा कोर्ट के अंदर जाकर कि हाँ भाई इसने मेरे साथ डरा धमका के ये चीज़ करी है। अब देखो व्हाट इज इंक्लूड इन कोएरिजन, क्या क्या चीज़ आती है। कोएरिजन इंक्लूड फिजिकल डिस्कम्फर्ट, किसी को शारीरिक रूप से डिस्कम्फर्ट करना, डराना, फियर डर किसी का, थ्रेट और फिजिकल और फाइनेंशियल हार्म, किसी को डराना धमकाना शारीरिक रूप से या फिर फाइनेंशियली रूप से। It is not necessary that there is actual physical harm or injury. A threat of such harm or injury is to induce fear and tantamount to coercion. जरूरी नहीं कि रियल में ही किसी को हार्म किया जाए, मारा पीटा जाए या फिर उसको पैसे छीन लिए जाए। अगर किसी को इस फॉर्म में डराया भी जा रहा है ना, तो वो भी कोएरिजन के अंदर आता है, ठीक है। Is threat to commit suicide a coercion? कि भाई किसी को ये डराना धमकाना कि भाई मैं खुद सुसाइड कर लूँगा, वो कोएरिजन के अंदर आता है। द इशू वेदर ए थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट टू कोएरिजन वाज रेज्ड इन अमिराजू वर्सेस शैशमा केस इन विच ए पर्सन थ्रेटन्ड टू कमिट सुसाइड इफ हिज वाइफ एंड सन डिड नॉट एग्जीक्यूट रिलीज डेट in respect of their property in his favor. Both wife and son complied and did as they were told. दोनों वो बोल दिया कि अगर तुम मेरे को जो प्रॉपर्टी उसके फेवर में नहीं करोगे तो वो डरा रहा है कि भाई मैं सुसाइड कर लूँगा। They were told. Madras High Court held the view that the threat to commit suicide was tantamount to coercion. Justices Wallace and Iyer held that while a threat to commit suicide is not punishable under the Indian Penal Code Act. देखो अगर असली में सुसाइड करना है वो है इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत पुनिशेबल, लेकिन किसी को डराना भाई सुसाइड कर लेगा वो नॉट पनिशेबल नहीं है इंडियन कोड पेनल के अंदर। एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 309 ऑफ द पेनल कोड। अगर कोई अटैम्प्ट करता है कि सुसाइड करने की अटैम्प्ट करता है लेकिन वो हो नहीं पाता, मर नहीं पाता, तो वो 309 सेक्शन के अंदर पेनल कोड के अंदर पनिशेबल है। बट जस्टिस Oldfield was the opinion that section 15 needed to be interpreted in the correct perspectives and act threat to commit suicide, which is not punishable by law, cannot be declared illegal by law. The second interpretation would seem to be more relevant. देखो यानी कि अगर कोई पर्सन सुसाइड कमिट करता है, ठीक है, अटैम्प्ट करता है सुसाइड कमिट करने का, तो वो पनिशेबल है सेक्शन 309 के अंडर। लेकिन अगर वो थ्रेट डराता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, वो पनिशेबल नहीं है इंडियन कोड पैनल के अंतर्गत, ठीक है। तो अगर थ्रेट टू कमिट सुसाइड है वो कोई रीज़न नहीं है, ठीक है।
हमने इसमें कर लिया कंप्लीट कोएरिजन के बारे में। तो कोएरिजन क्या होता है, किसी से डरा धमका के किसी से कोई बात मनवाना, उसकी सहमति लेना कोएरिजन कहलाता है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब किसी के ऊपर अपनी पोजीशन का यूज़ करके उसको दबाव देना, उसके ऊपर प्रेशर डालना, उसको इन्फ्लुएंस करना है कि भाई तुझे ये काम करना पड़ेगा। क्यों उसे भी करना पड़ेगा वो काम, क्योंकि वो भी मजबूर है उस टाइम पे, क्योंकि जो ऊपर उससे काम करवा रहा है वो उसके ऊपर पोजीशन का बंदा है। ठीक है, जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है, तो टीचर अपने स्टूडेंट को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ से कंसेंट क्या होती है, फ्री नहीं होती। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है अपनी पोजीशन का यूज़ करके किसी से सहमति लेना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16(1) ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक कॉन्ट्रैक्ट को इंड्यूस कहा जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा, वेयर द रिलेशन सबसिस्टेंस बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट, इसमें पार्टीज का जो रिलेशन होगा ना वो इस तरीके का होगा, वन ऑफ द पार्टीज द पोजीशन टू डोमिनेट, एक पार्टी ऐसी होगी जो डोमिनेट करने की पोजीशन पे होगी द विल ऑफ द अदर, दूसरे पर्सन की विल को, एंड यूजेज दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, और उस पोजीशन को यूज़ करी जाएगा अनफेयर एडवांटेज, दूसरे के ऊपर अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए। ठीक है, तो यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या आता है, पोजीशन से रिलेटेड आता है कि एक पर्सन की जो पोजीशन होगी डोमिनेट करने वाली होगी और दूसरी हो गए वो डोमिनेंस को झेलने वाला पर्सन होगा। ठीक है, यानी कि एक नीचे लेवल का पर्सन और एक ऊपर लेवल का पर्सन। ठीक है, according to definition, the following constitute what is termed as undue influence. There being such agreement between the parties where one party is in a position to influence the free consent of the other. देखो एग्रीमेंट होगा दो पार्टीज़ के बीच में, जिसमें क्या होगा, दूसरा बंदा अपनी पोजीशन का यूज़ करके इन्फ्लुएंस करेगा दूसरी पार्टी से फ्री कंसेंट लेने के लिए, उसकी कंसेंट लेने के लिए। द पार्टी इन सच पोजीशन मेकिंग यूज़ ऑफ हिज पोजीशन टू गेन अनड्यू एडवांटेज ओवर द अदर। जो पार्टी है वो इस पोजीशन में होगी कि वो अपने लिए पॉजिटिव गेन ले सकती है दूसरे की जो कंसेंट है अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू उनसे फ्री कंसेंट लेकर। द पार्टी इन सच पोजीशन गेनिंग अनड्यू एडवांटेज, जो इस पोजीशन में जो पार्टी होती है वो अनड्यू गलत एडवांटेज उठाती है, गलत जो है किसी पर्सन का गलत फ़ायदा उठाती है। अब पोजीशन कौन कौन सी होगी डोमिनेट करने की, भी सामने वाले की चाह को डोमिनेट करने की कौन कौन सी पोजीशन होगी। देखो, व्हेन वन पार्टी होल्डर रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, दूसरे के ऊपर अथॉरिटी होगी जिस पर्सन की, जैसे कि जो रिलेशनशिप है लाइक टीचर और स्टूडेंट का, मास्टर और सर्वेंट का, फादर एंड सन का, लैंडलॉर्ड एंड लेबरर का, रिलीजियस टीचर एंड डिसिपल का। ये जो ये रिलेशनशिप है इसके अंदर एक की जो अथॉरिटी होगी दूसरे के पास होगी। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट की अथॉरिटी टीचर के पास होती है। ठीक है, ऐसे तो एक दूसरे को डोमिनेट कर सकते हो कि एक की पावर ज़्यादा है, एक की पावर कम है, एक उससे ऊपर है, एक उससे नीचे है। व्हेन द पार्टी स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, या फिड्यूशियरी रिलेशनशिप आएगी ना वहाँ पर, जैसे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का जो रिलेशनशिप होगा, जैसे कि एडवोकेट एंड क्लाइंट है और एडवोकेट है, एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का होता है। ठीक है, तो ये भी इसमें जो एडवोकेट है वो क्या करा सकता है, क्लाइंट से अपने फ्री कंसेंट ले सकता है डरा धमका कर अपने पोजीशन का यूज़ करके। व्हेन द पार्टी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेरी और परमानेंटली इम्पेयर्ड फॉर रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल, अगर एक ऐसा पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी, लेकिन वो थोड़ा सा ना अभी सही नहीं है, अपने एज में छोटा है या फिर वो बीमार है, अभी मेंटल हो गया थोड़ा सा, उसका माइंड थोड़ा काम नहीं करता, फिजिकल डिस्ट्रेस में है वो पर्सन, तो वो रिलेशनशिप भी इसके अंदर आते हैं, जैसे कि डॉक्टर और उसकी पेशेंट, डॉक्टर और उसका पेशेंट। तो डॉक्टर क्या है यहाँ डोमिनेंट पोजीशन में आ जाएगा और पेशेंट जो होगा वो डोमिनेंस झेलेगा। ठीक है, और देखो यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, ए इज़ द रिच लैंड लोअर एंड बी इज़ अ पुअर फार्मर। ठीक है, बी हैज़ अ जर्सी काउ वैल्यूड एट 5000, बी के पास जो पुअर फार्मर है उसके पास जर्सी काउ है जिसकी वैल्यू 5000 रुपये है। इफ़ ए यूजेज हिज अथॉरिटी एंड फोर्स्ड बी टू सेल द काउ फॉर 2000 ही वुड बी यूजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ए रिच पर्सन है, उसके पास पावर है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस करके
ठीक है, उसको डरा धमका के और अपनी पोजीशन का, क्योंकि वो अमीर है वो गरीब है, तो अपनी अमीर वाली पोजीशन का यूज़ करके बी को फोर्स करे कि तू अपनी जो काव है वो 2000 रुपये में बेच दे, क्योंकि वो 5000 की वैल्यू की है, 2000 में बेच दे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस। आगे बर्डन ऑफ प्रूफ देखिए, इन एनी एक्शन टू रेपुडिएट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस द पार्टी वांटिंग टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू एस्टैब्लिश। देखो, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, लेकिन अगर वो आप उसको रेपुडिएट करना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट को, क्या करना पड़ेगा, दैट द अदर पार्टी वॉज इन पोजिशन टू डोमिनेट वाज द विल ऑफ पार्टी सीकिंग रेपुडिएशन। Mere proof of nearness of relationship is no ground to assume that one relation was in position to dominate the will of the other। अगर दूसरी पार्टी डोमिनेट जो हो रही है वो ये प्रूव कर सके, रिलेशन में है कि एक पार्टी पावर में, एक पार्टी कमज़ोर है, दैट द अदर पार्टी एक्चुअली यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस, कि रियल में उस पार्टी ने यूज़ करी है अपनी इन्फ्लुएंस उसकी फर्स्ट पार्टी कंसेंट लेने के लिए, तब द ट्रांजेक्शन वाज अनकंशनेबल और अनरीजनेबल। जो ट्रांजेक्शन हुई है वो अनरीजनेबल है, वही कोई रीज़न नहीं है उसका होने का। अब अगर इफेक्ट हुए, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो सकता है, कब हो सकता है, अगर जिस पार्टी की कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू ली गई है, अगर वो कदम उठाना चाहे, उसके इसको कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करवाना चाहे तो रेपुडिएट हो सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड एब्सोल्युटली, और if the party entitled to repudiate such contract has received any benefit thereunder upon such terms and condition as may seem just and equitable to the court। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइड में रख दिया जाएगा, अगर वो जो रेपुडिएट पार्टी है उसको जितना भी नुकसान हुआ है उसको पे ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। सम लीडिंग केस रिलेटेड टू अनड्यू इन्फ्लुएंस आर साइडेड इन वट, एक आधे केस पढ़ लेते हैं हम। दिलाराम वर्सेस सरदा, एन ओल्ड मैन एक्सट्रीमली इल एंड वीक अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस was made to contract to pay an exorbitant fees to the doctor for his treatment। The court set aside the contract because it was made undue influence। देखो, दिलाराम और सद्दा है, एक ओल्ड मैन था जिसके अंदर वो इल और वीक था, और अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू जो है कॉन्ट्रैक्ट किया उसने कि एक डॉक्टर को उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी फीस देनी है, तो कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू हुआ था, ठीक है। आगे मनु सिंह वर्सेस उमा दत्त पांडे का केस है। ए स्पिरिचुअल गुरु इंड्यूस हिज डिवोटी टू एग्जीक्यूट ए गिफ्ट डीड ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द गुरु इन रिटर्न ऑफ अ प्रॉमिस ऑफ सैल्वेशन। द कोर्ट हेल्ड दैट द कंसेंट ऑफ द डिवोटी वाज गिवन अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो, एक स्पिरिचुअल गुरु था, उसने अपने डिवोटी को कहा कि तू ना गिफ्ट के रूप में अपनी सारी प्रॉपर्टी गुरु के नाम कर दे, तो और जो अपने आप को समर्पित कर दे इससे रिगार्डिंग। तो कोर्ट ने इसको, जो लास्ट में केस का जो सॉल्व हुआ, कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, कंसेंट, ये माना कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू कंसेंट ली गई थी, इसलिए जो गुरु को है वो कर दिया गया कि भाई ये जो केस है वो रेपुडिएट कर दिया जाए, ठीक है। आगे है अनकॉन्शनेबल ट्रांजेक्शन। जब एक पर्सन अनकॉन्शियस होता है और वो ट्रांजेक्शन कर देता है उस टाइम पे, तो वो अनकॉन्शनेबल ट्रांजेक्शन मानी जाती है। अनकॉन्शनेबल ट्रांजेक्शन इज नॉट अ ट्रांजेक्शन डन बाय फ्रॉड के थ्रू नहीं हुई वो ट्रांजेक्शन, इट इज़ रादर ट्रांजेक्शन इन विच ए पर्सन इज डोमिनेंट पोजीशन मेक अनरीजनेबल यूज ऑफ हिज पोजीशन और पावर ओवर द अदर पार्टी एंड एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कि इसमें एक डोमिनेंट पर्सन है जिसके पास डोमिनेंट पोजीशन है, वो डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ करके सामने वाली पार्टी कंसेंट लेके फिर वो क्या करता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होता है, विच इज़ सो मच टू बी एडवांटेज दैट इट शॉक्स द कंशाइंस और मेक्स एन एक्सॉर्बिडेंट प्रॉफिट ऑफ द अदर डिस्ट्रेस। दूसरे की डिस्ट्रेस को यूज़ करके अपना प्रॉफिट बनाना। एन अनकॉन्शनेबल ट्रांजेक्शन टेकन एडवांटेज ऑफ द अदर पार्टीज वीकनेस विदाउट ट्रांसग्रेसिंग द बाउंड्रीज ऑफ लॉ। द पार्टीज एग्रीमेंट टू द contract may not have been induced by force or threat or to use force, but by the fact that the possibility existed. A high rate of interest in a money lending transaction will not make it unconsidered because it is the business of the money lender to give money on interest। देखो, अगर हाई रेट इंटरेस्ट पे अगर कोई पैसे प्रोवाइड करता है तो उसको हम ये नहीं मानेंगे कि वो अनकॉन्शियस ट्रांजेक्शन है, क्योंकि ये उसका काम है, इनका बिजनेस है मनी लेंडर्स का। बट एन एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेक्स द ट्रांजेक्शन अनकॉन। लेकिन अब
एक इतनी एक्स्ट्रा आगे रेट लगा देते हो तो वो उसको अनकॉन्शियबल ट्रांजेक्शन बनाया जाता है। द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट नो अनड्यू इन्फ्लुएंस वाज यूज्ड लाइज ऑन द लेंडर। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं मानी जाएगी उसकी। ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए वुमन हु ऑब्जर्व पर्दा और हु इज़ कॉमनली रेफर्ड टू एज पर्दा नशीन इज़ प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक वुमन से पर्दा करवाया जाए, कॉन्ट्रैक्ट रखा गया, उसको पर्दा नशीन बनाया गया, इज़ प्रिज्यूम्ड टू हैव इन्फ्लुएंस बाय, इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। द लॉ क्लासीफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन एज इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लॉ क्लासीफाई करता है कि इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है। ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बीइंग इग्नोरेंट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी जो टर्म्स एंड कंडीशन को इग्नोर करती है तब वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। देयर बीइंग नो इंडिपेंडेंट काउंसिल ऑफ द पार्टी, कोई इंडिपेंडेंट काउंसिल नहीं है दोनों की। एन एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई रेट इंटरेस्ट देगा तो इनवैलिड कहलाएगा। ए पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट अंडरस्टैंड द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ द कमिटमेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जो लीगल इम्प्लीकेशन अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती एक पार्टी तो भी वो एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब देखो पर्दा नशीन वुमन। ए पर्दा नशीन वुमन इज़ वन हु ऑब्जर्व्स seclusion because of religion or custom of the community. Such women do not intermingle with outsider and keep their face and body covered by a burqa. The law gives a special status to पर्दानशीन woman. इनको एक अलग से पर्दानशीन woman का status दिया गया है। In India, a पर्दानशीन woman is one who stays within the four walls of the house. चार दीवारी में रहती है घर के और ऑब्जर्व सेकुलेशन, और सेकुलेशन को ऑब्जर्व करती है। एज पर लॉ सच वुमन नीड टू प्रूव दैट दे आर पर्दानशीन, को प्रूव करना पड़ेगा कि पर्दानशीन है या नहीं। ए वुमन हु गोज टू कोर्ट एंड गिव्स एविडेंस, अगर एक वुमन कोर्ट जाती है, एविडेंस देती है, कलेक्शन सेटल रेंट विद टीनेंट्स, कलेक्ट करती है और रेंट को सेटल करती है टीनेंट्स से, अपने जो किराएदारों से, एंड कम्युनिकेट इन बिजनेस मैटर विद मैन अदर देन हर फैमिली मेम्बर, और किसी दूसरे पर्सन से बिजनेस मैटर में कम्युनिकेट करती है जो उस फैमिली का मेंबर नहीं है, उसकी फैमिली का मेंबर नहीं है, दूसरा पर्सन, इज़ नॉट अ पर्दानशीन वुमन, उसको पर्दानशीन वुमन नहीं कहेंगे। इवन इफ़ शी लीव्स ए सेकुलेशन और डज ऑल दीज थिंग्स ड्रेस्ड इन बुर्का, फिर उसको हम पर्दानशीन वुमन कैटेगरी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि पर्दानशीन वुमन को चार दीवारियों में बांध कर रखा जाता है, वो किसी अदर पर्सन से बात नहीं कर सकती जो उसकी फैमिली मेम्बर ना हो, ठीक है, चाहे उसने क्यों वही वो बुर्का ही क्यों ना डाल रखा हो। ये इस्लामिक मुसज्जी वर्सेस हाफिज बुर्का कोई केस है। In India, there have been cases when पर्दानशीन women have made contracts and have later gone to court and demanded that the contract be declared void. कि भाई यहाँ पर पर्दानशीन वुमन भाई कई सारे केस हैं इंडिया के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट करा है उन्होंने, कोर्ट भी गई हैं और कॉन्ट्रैक्ट से डिक्लेयर करने, वो वॉइड करने की डिक्लेयर भी की गई है। द लॉ रिकॉग्नाइज ए वुमन टू बी पर्दानशीन व्हेन शी कैन ईजिली टू बी अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज शी इज़ इग्नोरेंट और अनअवेयर ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स और लॉ ऑफ लैंड। देखो लॉ ना उसको क्या मानता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस मानता है, क्योंकि उन वुमेंस को ये नहीं पता कि वो इग्नोरेंट हैं और उनको ये नहीं पता कि हमारा लॉ ऑफ लैंड क्या है, ठीक है। तो उनके साथ जो अगर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस करे, कोई कंसेंट मनाई जाती है तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से थ्रू मानी जाएगी। और वन नीड्स टू वेरी केयरफुल व्हेन मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट विद पर्दानशीन वुमन, हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम बड़ा ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए पर्दानशीन वुमन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम। ए पर्सन गोइंग टू कोर्ट इन सच ए कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू प्रूव टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट दैट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन टू हर। ये बताना, अगर पर्दानशीन वुमन के साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको ये प्रॉपर कंडीशन टर्म्स बताने पड़ेंगे कि जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन थे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के वो हमने उसको एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि उसको लॉ ऑफ लैंड का पता नहीं है। शी हैड अंडरस्टूड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ऑफ को जो है अंडरस्टूड वो समझती है। शी हैड फ्री एंड अनबियास्ड एडवाइस टू इन द मैटर, वो फ्री है और अनबियास्ड है, पक्षपात के थ्रू नहीं है। द अदर्स पार्टीज बिहेवियर वाज लीगली करेक्ट, दूसरी पार्टी का बिहेवियर लीगली करेक्ट है उसके लिए। शी हैड अंडरस्टूड हर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, को अपने ऑब्लिगेशन का दायित्व को पता है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आकर उसको क्या करना है, और जो उसकी कंसेंट है वो फ्री है इसके अंदर।
और वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है। It is also required to prove that no undue influence or coercion was used in the contract and that she had made the contract for her own free will। कि भाई जब उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके कोई अनडू इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं कर रहा है, वो खुद की फ्री कंसेंट दे रही है और खुद की सोच समझ करके वो अपनी फ्री विल से ये काम कर रही है, ठीक है। तब जाके आप उस पर्दानशीन वुमन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर आप पूरी करोगे, सारी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप पूरी करोगे तब, नहीं तो फिर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। ये है डिफरेंस बिटवीन कोएरिजन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये मैंने करा दिया, आपको पढ़ लेना। आगे हम करेंगे फ्रॉड। अभी हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस कर दिया, आगे है फ्रॉड की बारी। आगे देखिए फ्रॉड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वेंस or by his agent with intent to deceive or induce a person to enter into a contract। देखिए फ्रॉड का मतलब ये है कि जिस पार्टी से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो आप अपने मन से, आपको पता है वो चीज़ और आपकी इंटेंशन है कि सामने वाले को डिसीव किया जाए, इंड्यूस किया जाए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने के लिए, ठीक है। आपकी इंटेंशन है, इंटेंशनली आप कुछ गलत काम कर रहे हो, इंटेंशनली आप ये चीज़ कर रहे हो, ठीक है। द सजेशन दैट ए फैक्ट इज़ ट्रू व्हेन इट इज़ नॉट ट्रू एंड द पर्सन मेकिंग द सजेशन डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय ए पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ बिलीफ। देखो किसी ने एक फैक्ट को छुपा लिया जबकि उसको उसकी नॉलेज थी और बिलीफ ऑफ द एक्ट था, कि उसको पता था इस चीज़ में। मान लो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और ए पार्टी और बी पार्टी है। ए पार्टी ने बोला मुझे ना घोड़ा ख़रीदना है रेस के लिए, और जो बहुत एक्टिव घोड़ा हो, बहुत हेल्दी घोड़ा हो। लेकिन बी जो है उसको पता था कि घोड़ा बीमार है और फिर भी उसने एक्टिव बताकर उस घोड़े को ए को बेच दिया। तो यहाँ पर फ्रॉड हुआ। क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने, बी पर्सन ने इंटेंशनली सामने वाले को इंड्यूस किया कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए और उसको गलती मतलब फ्रॉड करके जो है उसको इंटेंशनली नो था, वो उस चीज़ के बारे में पता था कि उसमें वो घोड़ा बीमार है और उसको एक्टिव बोल के बेच दिया, ठीक है। तो एक्टिव कंसीलमेंट करी, छुपा लिया गया फैक्ट को। ए प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। एक प्रॉमिस किया गया है विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, उसको परफॉर्म करने की कोई इंटेंशन नहीं है। एनी अदर एक्ट मीन टू बी डिसीव, किसी पर्सन को डिसीव करने के लिए कोई भी एक्ट किया गया है वो इसके अंदर आता है। एनी सच एक्ट और कमीशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। जो लॉ अगर फ्रॉडुलेंट ही बोलता है उसको ऐसा काम करना, ठीक है। समटाइम बीइंग साइलेंट एंड नॉट सेइंग एनीथिंग कैन ऑल्सो बी फ्रॉड। कई बार कुछ बोलना नहीं और साइलेंट रहना वो भी फ्रॉड करना। सम एग्जाम्पल ऑफ एक्ट ऑफ फ्रॉड एज लिस्टेड इन सजेशन दैट अ फैक्ट इज ट्रू व्हेन इट इज़ नॉट ट्रू। सजेशन देना कि ये फैक्ट ट्रू है लेकिन वो रियल में ट्रू नहीं होता। ये बोल देना कि घोड़ा हेल्दी है बट रियल में वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। आगे है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। पता होते हुए भी कोई फैक्ट को छुपा लेना, ये भी क्या है? फ्रॉड है। एक बंदे ए पार्टी ने बी पार्टी को स्कूटर भेजा, उसको पता था कि स्कूटर का जो इंजन है वो ख़राब है, थोड़े टाइम बाद वो रियल में ख़राब होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने वो उसको एक्टिव कंसीलमेंट करी, छुपा कर वो बी पार्टी को बेच दिया। तो ये कहता है फ्रॉड। प्रॉमिस विद द इंटेंशन ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। मुझे पता है कि मुझे ये काम नहीं करना लेकिन सामने वाले को फिर प्रॉमिस कर दिया मैं ये करूँगा, ठीक है। मान लो ए पर्सन है, बी पर्सन है। ए ने बोला बी को कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन उसको उसकी इंटेंशन था कि वो नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर वो ये प्रॉमिस करता है करूँगा लेकिन इंटेंशन यही थी कि नहीं करूँगा, तो वो फ्रॉड में आ जाएगा, ठीक है। एनी अदर एक्ट डन टू डिसीव और फ्रॉडुलेंट एक्ट। किसी ऐसा कोई भी काम जो सामने वाले पर्सन को डिसीव करने के लिए हो, उसको उसके ऊपर फ्रॉड करने के लिए हो, ठीक है, तो वो सारा काम इसके अंदर आ जाएगा। एनी एक्ट और ओमिशन डिक्लेयर टू फ्रॉडुलेंट बाय लॉ। कोई एक्ट या फिर कोई चीज़ भूल गए हो, डिक्लेयर टू फ्रॉडुलेंट बाय लॉ, जो लॉ के अंतर्गत फ्रॉड के अंदर आता है। लॉ जिस चीज़ को फ्रॉड मानता है, ऐसा कोई एक्ट अगर आप कर रहे हो तो वो भी किसके अंदर आता है? फ्रॉड के अंदर आता है। लॉ ने मना कर दिया, हमारे कानून ने मना करा है कि ये काम नहीं करना, लेकिन फिर भी आप वो काम कर रहे हो, तो आप
फ्रॉड कर रहे हो। मान लो कोई चीज़ इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग बैन है कि ये चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करने, लेकिन फिर भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसको, तो वो आप फ्रॉड कर रहे हो। समटाइम्स साइलेंस इज़ आल्सो फ्रॉड। ठीक है, देखो कई बार ना साइलेंस भी फ्रॉड कहलाता है। देखो पढ़ते हैं इसके बारे में। सेक्शन 17 डज नॉट होल्ड साइलेंस टू बी एक्ट ऑफ द फ्रॉड। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल्स इज हॉर्स इन एन ऑक्शन टू बी। ऑक्शन के अंदर ऑक्शन बोली लगा के ए ने अपना घोड़ा भेजा बी को। ए नोज दैट द हॉर्स इज अनसाउंड। ए को पता है कि जो हॉर्स है वो थोड़ा सा अनसाउंड माइंड का है, बट ही डज नॉट से एनीथिंग अबाउट। लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला उस टाइम पे, चुप रहा, वो साइलेंस रहा। दिस एक्ट इज़ नॉट फ्रॉड, वो फ्रॉड नहीं है। बट इफ़ बी इज़ ए सन, लेकिन अगर बी ए का बेटा है, then the relationship warrants that A disclose the fact to the horse being unsound to be B। तो फिर ए को यहाँ पे रिलेशनशिप वारंट आ जाता है कि ए को डिस्क्लोज करना पड़ेगा ये फैक्ट की बी को कि जो हॉर्स है वो अनसाउंड माइंड का है। हियर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू मेक्स इट एज ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फैक्ट टू बी। इधर ये रिलेशनशिप जो है, जो बेटा बाप बेटे का रिलेशनशिप है, वो यहाँ पर कंपेल करती है कि ए की ड्यूटी है कि वो फैक्ट जो है डिस्क्लोज करे बी को। इफ़ ही डज नॉट डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करता, इट विल अमाउंट टू फ्रॉड, उसको फ्रॉड माना जाएगा। हेयर ए साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। यहाँ जो ए का साइलेंस है वो स्पीच के बराबर है। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड देखो क्या है। एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड, फर्स्ट, फ्रॉडुलेंट वर्क कैन बी डन बाय पार्टी और हिज एजेंट। कोई भी फ्रॉडुलेंट वर्क किया गया है पार्टी ने अपने एजेंट के, और हिज एजेंट किसी पे पार्टी ने या फिर किसी उसके एजेंट ने अगर फ्रॉडुलेंट किया। द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रॉडुलेंट एक्ट मस्ट बी टू डिसीव द अदर पार्टी। अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्ट किया गया है, उसका जो पर्पज़ है, उसका जो ऑब्जेक्ट है कि सामने वाले पर्सन को डिसीव करना है, उसको दबाना है, उसका नुकसान पहुंचाना है, तो फिर वो फ्रॉड के अंदर ही आएगा। द फ्रॉड मस्ट बी अगेंस्ट द पार्टी ऑफ हिज एजेंट और हिज एजेंट। जो फ्रॉड है हमेशा किसी सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट होगा या उसके एजेंट के अगेंस्ट होगा। द अदर पार्टी मस्ट हैव सफर्ड सम लॉस। भाई अगर फ्रॉड करोगे तो दूसरी पार्टी को हमेशा एक लॉस ज़रूर होगा। फॉर्म्स ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड देखो कितने टाइप के होते हैं। A fraud can be of any of the following forms. First, fraud by suggestion, fraud by active concealment, fraud by silence। fraud by suggestion और representation। किसी को सजेशन दिया है हमने ये काम कर ले, लेकिन फिर भी हमको पता है वो चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी हमने वो सजेशन दिया है, तो वो फ्रॉड बाय सजेशन कहलाएगा। व्हेन ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट मेक्स सजेशन दैट ए फैक्ट इज़ ट्रू। सजेशन दिया है कि ये फैक्ट ट्रू है, बीइंग अवेयर दैट इट इज़ नॉट ट्रू, जबकि उसको पता है कि ये ट्रू नहीं है। इट इज़ डीम्ड दैट इज ट्राइंग टू इंड्यूस द पार्टी बाय फ्रॉड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये माना जाएगा कि सामने वाली पार्टी को आप इंड्यूस कर रहे हो कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर, जबकि आपको पता है कि ये चीज़ गलत है। तो ये क्या करेगा, सजेशन के थ्रू कि सामने वाले पर्सन को मनाना कॉन्ट्रैक्ट को एंटर होने के लिए। आगे है फ्रॉड बाय एक्टिव कंसीलमेंट। आपको पता होते हुए भी प्रॉपर तरीके से आप वो चीज़ छुपा रहे हो, एक्टिव कंसीलमेंट कर रहे हो, आपको फैक्ट पता है प्रॉपर तरीके से, फिर भी आपने छुपा लिया, तो वो कहलाएगा फ्रॉड बाय एक्टिव कंसीलमेंट। यानी आपको उसके बारे में पता है, आपने विलफुली ये काम किया है, आपने जानबूझकर ये काम किया है, तो वो एक्टिव कंसीलमेंट के थ्रू फ्रॉड कहलाएगा। However, in the following situation, a party to a contract is bound by the law to disclose the silent or important aspect of the contract to the other। इसमें सिचुएशन कई सारी सिचुएशन ऐसी है जिसमें जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एंटर हो रही है, वो लॉ के थ्रू बाउंड हो जाएगी कि उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट और जो साइलेंट आस्पेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वो फर्स्ट है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज ए मटेरियल फैक्ट। कुछ मतलब जो गवर्नमेंट के थ्रू लगाए गए ऑब्लिगेशन, उत्तरदायित्व होते हैं कि इस मैटेरियल को आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट आर ऑब्लाइज्ड टू डिस्क्लोज सच मटेरियल और इंपॉर्टेंट इश्यूज टू द अदर पार्टी और मैंडेटरी अंडर एनी एक्ट और लॉ। फॉर एग्जांपल, सेक्शन 55 and 108 of the Transfer Property Act make it obligatory for the seller or the lessor to give all material documentary information about the title of the property to the buyer or the lessee। देखो कुछ सरकार ने कुछ उत्तरदायित्व बताए गए हैं जो कि
डिस्क्लोज करना पड़ेंगे आपको। सपोज करो एक बंदा अपना घर प्रॉपर्टी सेल कर रहा है दूसरे बंदे को, तो जितने जो भी गवर्नमेंट ने जो भी फैक्ट डिस्क्लोज करने के लिए बोले हैं आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अब्रीमे फिडी फाइड such contract are also called contracts of utmost faith. In such contract, one party to the contract has information or the means to get information which the other does not. कुछ फेथ के होते हैं, एक को सारी इन्फॉर्मेशन का पता है, एक को इन्फॉर्मेशन का नहीं पता। द पार्टी हु हैज़ द इन्फॉर्मेशन और एक्सेस टू इट इज़ ऑब्लाइज्ड बाय द लॉ टू गिव स्पेसिफिक, जिसके पास एक्सेस है, जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको कोर्ट ऑब्लाइज करेगा कि सामने वाले को पार्टी को तेरे को सारी इन्फॉर्मेशन जो पता है वो सारी तेरे को बतानी पड़ेगी। जैसे कि द फॉलोइंग आर सच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट फेथ। फैमिली सेटलमेंट करवाने कोई वो, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सेल ऑफ द लैंड ऑफ द प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर रिगार्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। फैमिली सेटलमेंट में क्या आता है? इन सेटलमेंट में फैमिली डिस्प्यूट्स मेंबर्स आर ऑब्लाइज्ड टू डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट। फैमिली डिस्क्लोज कोई भी डिस्प्यूट हो जाती है तो, फॉर एग्जाम्पल इन प्रॉपर्टी सेटलमेंट बिटवीन ब्रदर्स, इफ वन ब्रदर इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट प्रॉपर्टी और लैंड इज वैल्यूड मोर देन द अदर्स, द फैक्ट शुड बी मेड नोन टू द अदर्स, अदरवाइज सेटलमेंट बिकम्स वॉइडेबल व्हेन द फैक्ट इज नोन बाय अदर। एक पर्सन को पता है कि जो सेटलमेंट हो रहा है, मतलब बंटवारा हो रहा है प्रॉपर्टी का, तो एक ब्रदर को पता है कि जो ये फैक्ट कि प्रॉपर्टी जो लैंड है वो दूसरों से ज़्यादा है और दूसरों को ये बारे में पता नहीं है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को डेपोडेट कर दिया जाएगा जब दूसरे पार्टीज़ को भी पता चल जाएगा, तो उसको बताना ज़रूरी है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे लैंड सेल ऑफ लैंड के कॉन्ट्रैक्ट में बताना आपको, इंश्योरेंस में आपको बताना ज़रूरी है इसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के। ठीक है, सब कुछ बताना ज़रूरी है। सेल ऑफ लैंड कर रहे हैं तो प्रॉपर टाइटल का पता होना चाहिए कि ये लैंड का टाइटल किसके पास था पहले और आप किसके पास है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दे रहे हो तो आप when one party seeks a guarantee from other about a third party, the party seeking such guarantee is obliged by law to give all material information about the concerned party। तो उस टाइम पे जो गारंटर है ना उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो थर्ड पार्टी को जो इसकी गारंटी ले रहा है वो। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, such contract is expected to the company selling the shares to give authentic information about its financial position। जो कंपनी शेयर्स को सेल कर रही है उसको प्रॉपर तरीके से सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की। ठीक है, अगर नहीं प्रोवाइड करती है तो वो एक तरह से फ्रॉड कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज ईच पार्टी इज ऑब्लाइज्ड बाय लॉ टू प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन टू द अदर एज नेसेसरी फॉर द पार्टी टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। भाई अगर शादी हो रही है दोनों पार्टी को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने अपने बारे में। पार्टनरशिप के अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो फेथ का होता है। एवरी पार्टनर इज ऑब्लाइज्ड बाय लॉ दैट ही इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल इन गिविंग इन्फॉर्मेशन टू अदर पार्टनर्स। ठीक है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा कोई पार्टनर। फ्रॉड बाय साइलेंस, भी चुप नहीं रहना है, साइलेंस भी फ्रॉड होता है। चुप रहने से अगर आप किसी को डिसीव करना चाहते हो तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, ए सेल्स हिज हाउस टू बी more than the horse to be more than the horse is unsound mind. He does not tell B anything about the condition of the horse. A commits no fraud in such situation. He does not tell B को नहीं बताया उसने कंडीशन ऑफ द हॉर्स के बारे में, तो यहाँ पे ए ने कोई भी फ्रॉड नहीं किया। ठीक है, इन द अबव एग्जांपल अगर ए जो है ए और बी के बीच में सन और फादर का अगर रिलेशनशिप है तो उसको रिलेशनशिप के चक्कर में उसको सारे फैक्ट बताने पड़ेंगे। ठीक है, अगर नहीं बताएं तो फिर वो क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। इफ़ बी सेज टू ए, इफ़ यू डू नॉट से अदरवाइज आई विल टेक इट दैट द horse is sound health, and A keeps mum. His silence is as good as saying that the horse is in sound mind and would be deemed a fraud। तो भाई उसको मान लेना चाहिए। अगर तुम कुछ नहीं कहते उसके बारे में, बी ने बोला है ए को, अगर तुमने कैश कर तो मैं मान लूँगा कि साउंड माइंड का है, और वो भी कुछ ए कुछ भी नहीं बोलता तो फिर ये फ्रॉड हो गया। Silence is not fraud. According to section 17, mere silence
as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into contact। किसी पर्सन की willingness को अफेक्ट करने के लिए जो कॉन्टैक्ट के अंदर आना चाहता है इज़ नॉट फ्रॉड अनलेस, वो फ्रॉड नहीं है अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट, जब तक वो सर्कमस्टांसेस ये नहीं बनते केस के अंदर दैट इट इज़ ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंट टू स्पीक आउट। ये पर्सन की ड्यूटी जो है वो कीपिंग साइलेंट रहना है, टू स्पीक आउट के रिगार्डिंग है। अदरवाइज इज साइलेंस इट इज़ एन इक्वलेंट टू स्पीच, अदरवाइज उसकी साइलेंस को स्पीच के बराबर माना जाएगा। तो फर्स्ट सर्कमस्टांसेस जो ड्यूटी कास्ट करते हैं पर्सन के ऊपर कि साइलेंस, कीपिंग साइलेंस इज टू स्पीक साइलेंस से स्पीक पे जाना है आपको। मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए को पता है हाउस बेचना है और हाउस मॉर्टगेज पर है, तो ए ने उससे पूछा है बट ए ने उसको कुछ नहीं बताया है, तो ए का साइलेंस यहाँ पर क्या है, फ्रॉड है। वेयर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, जहाँ साइलेंस स्पीच के बराबर है। इन सिचुएशन वेयर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच इन द सेंस दैट द इम्प्लीकेशन ऑफ द नॉट स्पीकिंग और स्पीकिंग द ट्रूथ इज द सेम, या तो ना बोलना या फिर सच बोलना एक बराबर है, दैन साइलेंस इज डीम्ड टू बी फ्रॉड, तो साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट अमाउंटिंग टू फ्रॉड, ऐसे फैक्ट्स को डिस्क्लोज ना करना जो कि फ्रॉड के बराबर होते हैं। व्हेन ए रिप्रेजेंटेशन इज ट्रू वैन इट इज़ मेड, जब वो बनाई गई तब वो रिप्रेजेंटेशन ट्रू थी, बट टू द नॉलेज ऑफ द पार्टी इज़ फाल्सिफाइड बाय लेटर इवेंट, लेकिन थोड़े टाइम बाद कुछ इवेंट्स होने पर वो झूठी हो गई, तो उसको भी क्या बोलेंगे, फ्रॉड के अंदर आ जाएंगे। वैन स्टेटमेंट लिटरली ट्रू इज़ मिसलीडिंग, जब एक स्टेटमेंट थोड़ी सी ट्रू है और वो मिसलीड कर रही सामने पर्सन को, तो वो क्या कहलाएगी, फ्रॉड कहलाएगी। Trade custom, some business transactions are governed by specific rules pertaining to the business. Disclosure of such custom amounts to fraud. For example, if a trader does not reveal the purity of gold in carats, it would amount to fraud. ट्रेड कस्टम बनाए गए हैं कि कुछ एक चीज़ें आप कस्टमर को जरूर बतानी पड़ेगी, अगर आप वो नहीं बताते हो तो आप एक तरह से फ्रॉड कर रहे हो। जैसे कि गोल्ड में अगर हम पूछते हैं, गोल्ड खरीदते हैं कि भाई 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, वो कहता है जी नहीं गोल्ड की है, बस ये नहीं बता रहे हम कितने कैरेट की है, तो वो क्या है, फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। Fiduciary relationship, in such relationship one party is lawfully bound to disclose the silent or important information that can be help the other party in arriving at decision। यहाँ पर lawfully bound होते हैं कि सामने वाले को इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी सामने वाली पार्टी को। For example, an agent is bound by law to keep his principal informed of his activity। एक एजेंट की ड्यूटी बनती है, ये बाउंड बाय लॉ है कि जो भी उसने काम किया है, एक्टिविटीज़ की है, वो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी उसे। तो लॉ इज़ आल्सो एप्लीकेबल इन द गार्जियन एंड वार्ड, कोई गार्जियन है और उसका वार्ड है, उसके अकॉर्डिंग एंड सॉलिसिटर एंड क्लाइंट्स रिलेशनशिप। फ्रॉड का इफेक्ट क्या होता है, राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कि वो अगर किसी से फ्रॉड किया गया तो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का अधिकार है। राइट टू अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म भी कर सकते हैं। द पार्टी हु हैज़ बीन द विक्टिम ऑफ द फ्रॉड कैन कन्फर्म द कॉन्ट्रैक्ट इफ़ ही सो डिज़ायर, अगर वो चाहता है तो, एंड एनफोर्स द अदर पार्टी टू कैरी आउट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ही कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। या तो वो कह सकता है कि भाई चला लो ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट, या फिर उसको रेपुडिएट भी करा सकता है, टर्मिनेट का। क्लेम फॉर रेस्टिट्यूशन, द एग्री पार्टी कैन क्लेम रेस्टिट्यूशन, जो उसका नुकसान हुआ इसके रिगार्डिंग वो उसको क्लेम मांग सकती है वो पार्टी, ठीक है। ये हो गया हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन, वो फ्रॉड के रिगार्डिंग। अब आएगा हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिस रिप्रेजेंटेशन। एज द वर्ड सजेस्ट इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मिस और रिप्रेजेंटेशन, विच लिटरली मीन्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, झूठी स्टेटमेंट देना। मिसरिप्रेजेंटेशन इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट विच द पर्सन मेकिंग इट बिलीव्स टू बी ट्रू, ऐसी गलत स्टेटमेंट देना जो सामने वाले को बिलीव करा दे कि वो सही है, और विच ही डज नॉट नो टू बी फॉल्स, और जो वो नहीं पता कि वो फॉल्स है, ट्रू है। The Indian Contract Act classifies misrepresentation under two heads, fraudulent misrepresentation और innocent। fraudulent यानी कि ये जानते हुए कि ये स्टेटमेंट गलत है और फिर भी सामने वाले को इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करना, वो है fraudulent, यानी कि आपका एक्टिव फ्रॉड का था ये।
आप चाहकर सामने वाले इंटेंशन है आपके सामने वाले को झूठ बोल रहे हो, आप मिस रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो फ्रॉडुलेंट होगी। एक बाय मिस्टेक, यानी आपको भी नहीं पता था कि ये फाल्स इन्फॉर्मेशन है और आपने सामने वाले को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो वो आप हो गए वहाँ इनोसेंट, आप हो गए निर्दोष वहाँ। Essentials of misrepresentation. The following are the essentials of misrepresentation. A misrepresentation is a positive assertion about a material fact. पॉजिटिव असर्शन होना चाहिए मेटल फैक्ट रिगार्डिंग मेयर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन डज नॉट अमाउंट टू बी रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ एक ओपिनियन अपनी एक्सप्रेस करना उसको मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। मान लो मैं कहूँ ये कंपनी का फ़ैन अच्छा होता है, तो मैं तो अपने ओपिनियन बता रही हूँ कि भाई अच्छा होता है। अब इसको हम फैक्ट नहीं बोल सकते कि मैंने बोला है नहीं भाई अच्छा हो ही सकता है, ख़राब नहीं होगा, वो मिसरिप्रेजेंटेशन में नहीं आएगा। इट इज़ मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द व्यू टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले किया जाता है, ठीक है। इट इज़ नॉट एसेंशियली एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये एक जरूरी नहीं है कि ये इंटेंशन से किया जाए कि दूसरी पार्टी को डिफॉल्ट नहीं करना। द पार्टी मेकिंग मिसरिप्रेजेंटेशन इज नॉर्मली बेनिफिटेड एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर पार्टी। एक अगर पार्टी मिसरिप्रेजेंटेशन कर रही है उसको बेनिफिट होगा दूसरी पार्टी के एक्सपेंस से। द पार्टी मेकिंग मिसरिप्रेजेंटेशन बिलीव्स दैट द फैक्ट ऑफ स्टेटमेंट टू बी ट्रू वाइल इट इज ट्रू नॉट। जो पार्टी मिसरिप्रेजेंटेशन कर रही है वो ये स्टेटमेंट को बिलीव करती है कि ये वो ट्रू है, जबकि वो रियल में ट्रू नहीं होती, मतलब उसको बिलीव करना होता है। फॉर्म्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन बाय पॉजिटिव स्टेटमेंट। किसी चीज़ के रिगार्डिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट देकर जबकि वो रियल में पॉजिटिव नहीं होगी वो मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाएगी। सेक्शन 18A डिफाइंस द फॉर्म ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन एज द positive assertion in the manner that not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believes to be true। मान लो मुझे ये नहीं पता कि ये चीज़ गलत है, ये ट्रू नहीं है, और फिर भी मैं बिलीव कर रही हूँ कि नहीं ट्रू है और मैं आगे किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ ट्रू की, तो उसे पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। बाय ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। किसी काम को, किसी ड्यूटी को ना करना बिना इंटेंशन, विदाउट कोई इंटेंशन नहीं कि सामने वाले पर्सन को डिसीव करना है, सामने वाले पर्सन को हानि पहुँचानी है। तो वैसे हमने मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट थी, ड्यूटी थी, वो तोड़ दी, काम नहीं किया वो पूरा, लेकिन इंटेंशन नहीं है हमारी कि सामने वाले को डिसीव करना। वो फॉर्म्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। सपोज करो मान लो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं हम, और इंश्योरेंस पॉलिसी में एक पर्सन को अपना बर्थ डेट और ईयर पता ही नहीं है, तो उसे ये लगता है कि वो 22 साल का है, तो वो ये बोलता है कि भाई, और वो रियल डिक्लेयर करता है कि वो 22 साल का, जबकि वो 25 साल का, जबकि 22 साल वालों को जो है कम वो भरनी पड़ती प्रीमियम पॉलिसी, तो अगर उसको रियल में पता ही नहीं है तो फिर ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, ना कि फ्रॉड है। कॉजिंग मिस्टेक बाय इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। कोई भी मिस्टेक कर देना है निर्दोष होते हुए मिसरिप्रेजेंटेशन करना, तो वो सारी इसके अंदर आ जाती है। इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर आप मिसरिप्रेजेंटेशन करोगे तो उससे क्या इफेक्ट होंगे? राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पार्टी के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसके पास राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सके, रद्द कर सके। राइट टू अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म भी करवा सकते हैं, कन्फर्म करा सकते हैं, और कोर्ट क्या कर देगा उसको कन्फर्म कर देगा। राइट टू रेस्टिट्यूशन। द एग्री पार्टी हैज़ द राइट टू डिमांड रेस्टिट्यूशन। जो एग्री पार्टी के पास ये राइट होता है कि अगर उससे कोई नुकसान हुआ है तो वो डिमांड कर सकती है रेस्टिट्यूशन का। नो राइट टू डैमेज। डैमेज अगर होता है तो उसके रिगार्डिंग कोई राइट नहीं है। द एग्री पार्टी डज नॉट हैव एनी राइट टू क्लेम डैमेज फ्रॉम हैविंग बीन इंड्यूस्ड टू मेक सच कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई डैमेज होता है तो वो उससे डैमेज नहीं ले सकता कुछ भी। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में डिफरेंस है, आप कर लीजिएगा। आगे है मिस्टेक। मिस्टेक क्या होती है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट डिफाइन ए मिस्टेक बट इट मे बी डिफाइंड एज एन एररनेस बिलीफ अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के रिगार्डिंग गलत बिलीफ रखना उसको मिस्टेक बोलते हैं। इट मे बी मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। किसी फैक्ट की मिस्टेक भी हो सकती है, लॉ की मिस्टेक भी हो सकती है।
A contract is valid only when the parties to it are agreed about something in the same spirit. दोनों सेम की कंसेंट से सेम स्पिरिट से अगर वो उस चीज़ को करने के लिए तैयार हैं तो वह कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिड होता है. इफ़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीज अबाउट एन इशू इज़ नॉट द सेम, अगर दोनों का कंसेप्ट सेम नहीं है और देयर व्यूज़ आर डाइवर्जेंट, उनके व्यूज़ उसके रिगार्डिंग अलग अलग हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, द पार्टीज आर नॉट डीम टू बी एग्रीमेंट, तो उसको एग्रीमेंट के अंदर नहीं माना जाएगा. सच ए सिचुएशन इज व्हाट इज कॉल्ड अ मिस्टेक, उसको हम मिस्टेक बोलेंगे. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कि जब दोनों पार्टी एग्रीमेंट के अंदर एक मिस्टेक के अंदर चल रही हैं, फैक्ट मैटर ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग कोई मिस्टेक है, एसेंशियल टू द एग्रीमेंट इज़ वॉइड, उस एग्रीमेंट को वॉइड माना जाएगा. क्योंकि दोनों की पार्टीज़ की जो अगर सेम कंसेंट है तो वो मिस्टेक के ऊपर है, मिस्टेक के बेस पे है. काइंड ऑफ मिस्टेक में भी मिस्टेक लॉ के रिगार्डिंग हो सकती है, मिस्टेक फैक्ट के रिगार्डिंग हो सकती है. मिस्टेक एज टू लॉ आर एस 3 कैटेगरी, जो लॉ वाली होती है 3 कैटेगरी की होती है. मिस्टेक एज टू द लॉ ऑफ द कंट्री, मिस्टेक एज द फॉरेन लॉ, कंट्री का लॉ अगर किसी को पता नहीं है लेकिन फिर भी उसने ना जानते हुए भी उसको लग रहा है कि ये सही है, मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, मिस्टेक कहलाएगा. और आपको फॉरेन लॉ का नहीं पता और किसी कंट्री सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू नो द लॉ ऑफ हिज ओन कंट्री बट इट इज़ नॉट सपोज टू नो द लॉ ऑफ अदर कंट्री. मान लो हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, हमें उनका कानून नहीं पता, तो क्या होगा, वो मिस्टेक कहलाएगा. मिस्टेक एज टू बी प्राइवेट राइट, किसी को प्राइवेट राइट है, सामने वाले बंदे को इसके बारे में नहीं पता है. मिस्टेक एज टू प्राइवेट राइट ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी मिस्टेक एज द फैक्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड हो जाएगा. एनी मनी एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज एज अ रिजल्ट ऑफ सच मिस्टेक इज रिटर्नेबल टू कंसेप्ट पार्टी, और अगर कोई मनी इंटरचेंज हुई है इन दोनों के बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वापस रिटर्नेबल होगी. कंसिडर एन एग्जाम्पल, ए एंड बी टुगेदर टेक अ लोन ऑफ 2000 फ्रॉम सी, ए रिपे द अकाउंट टू सी विदाउट नॉलेज ऑफ बी ने भी पे कर दिया है और ए ने भी पे कर दिया, उसको पता नहीं था बी ने पे किया है, तो सी यहाँ पर होगा कि जो अमाउंट 2000 रुपये है वो एक को रिटर्न कर दे. मिस्टेक एज टू फैक्ट एंड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वॉइड इन द फॉलोइंग सिचुएशन. देखो वॉइड कब होगा, कौन सिचुएशन में होगा, मिस्टेक बाय बोथ पार्टी, दोनों पार्टी मिस्टेक कर देंगे तो वॉइड होगा. ठीक है. द मिस्टेक मस्ट रिलेट टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो मिस्टेक है वो जो कॉन्ट्रैक्ट के रियल जो मैटर हैं उससे रिलेटेड है, जो एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो क्या हो जाएगी, रिपोर्टेड हो जाएगी. फॉर्म्स ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की मिस्टेक वो थी हमारी लॉ की मिस्टेक, और ये होगी फैक्ट्स की. यूनिलेटरल मिस्टेक और बायलेटरल मिस्टेक. If the mistake, unilateral mistake, if a mistake is on the part of one party to the contract as a matter of the fact essential to the contract remains valid unless the mistake is not result of fraud or willful misrepresentation on the part of the other party. देखो अगर एक पार्टी मिस्टेक कर रही है, सामने दूसरी पार्टी को पता है लेकिन कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसके अंदर फ्रॉड नहीं है, तो उसको यूनिलेटरल मिस्टेक कहेंगे क्योंकि एक पार्टी के द्वारा ही वो मिस्टेक की जा रही है. एग्जाम्पल के लिए वॉन्ट्स टू सेल हिज कार टू बी ₹80,000 बट बाई मिस्टेक ही मेक्स एन ऑफर फॉर 60,000, गलती से उसने 60,000 का ऑफर दे दिया, विच बी एक्सेप्ट, जिसने बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. कैन नॉट रिपोर्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट ही हैज़ कमिटेड ए मिस्टेक अबाउट द प्राइस. और टेक अनदर एग्जाम्पल, इफ ए वांट्स टू buy 5 क्विंटल ऑफ राइस फ्रॉम बी एंड मेक्स अ डील्स थिंकिंग ही इज़ बाइंग ओल्ड बासमती, उसने ये सोचा कि ओल्ड बासमती राइस जो है वो ख़रीद रहा है, वेयर एज द स्टॉक इज़ फ्रॉम द न्यू क्रॉप, जबकि स्टॉक ना जो पुराना चावल नहीं था वो नया चावल था. इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना है क्योंकि वो चीज़ एक की मिस्टेक है, दूसरे की मिस्टेक नहीं है. लेकिन अगर एक पार्टी जानबूझ के फ्रॉड करती है, गलती से जो है मिसरिप्रेजेंटेशन करती है, तो फिर वो मिस्टेक मानी जाएगी और उसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइडेबल माना जाएगा और आगे वो उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं. अभी यूनिलेटरल मिस्टेक है, कितने टाइप की होती है. मिस्टेक एज टू पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद, देखो मिस्टेक एज टू पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद, जिसके साथ मिस्टेक की जा रही है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसके साथ की गई है. ए फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ इज़ दैट इफ़ वन पार्टी मेक्स ए प्रपोजल टू अनदर विद होम ही वांट्स टू मेक कॉन्टैक्ट एंड थर्ड पार्टी डज नॉट हैव द राइट टू एक्सेप्ट सच प्रपोजल. देखो अगर मैंने ए पार्टी को प्रपोजल दिया है तो सी पार्टी के पास ये राइट नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले, ए के पास ही राइट है. अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर
रेपुडिएट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ अ डॉक्यूमेंट साइन, जो आपने डॉक्यूमेंट साइन किया था उसके अंदर अगर कुछ गलत मिस्टेक लिखी हुई थी और फिर वही आप फॉलो करोगे तो वो रिगार्डिंग भी मिस्टेक होती है। बायलैटरल मिस्टेक होती है जिसमें दोनों पार्टी मिस्टेक करती हैं। व्हेन बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर अ मिस्टेक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ केस ऑफ बायलैटरल। जब दोनों पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट के मैटर को लेके अपनी अपनी राय अलग अलग सोचती है और मिस्टेक करती है उसके रिगार्डिंग, तो उसको बोलते हैं बायलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक के टाइप्स देखो। फर्स्ट है मिस्टेक एज सब्जेक्ट मैटर, व्हेन बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर वर्किंग अंडर अ मिस्टेक रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर द कॉन्ट्रैक्ट इज वुड। दोनों को सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग कुछ भुलेखा लगा हुआ है तो वो मिस्टेक होगी सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग और वो बायलैटरल मिस्टेक होगी रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस। द पार्टी बिलीव द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू बी एग्जिस्टेंस विच एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एग्जिस्टेंट, कि जब पार्टी बिलीव करती है कि सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है जबकि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो एग्जिस्टेंट में नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। रिगार्डिंग आइडेंटिटी, when both the parties are agreed about the identity of the subject matter, when one party intends to deal in one things and the other party intends to deal in another, दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है। एक तो सोच रहा है कि हम इस चीज़ के अंदर, वन पार्टी इंटेंड्स टू डील इन वन थिंग, एक थिंग के अंदर जो इंटेंड को डील कर रहे हैं, दूसरी सोच रही है कि हम दूसरी चीज़ के अंदर डील कर रहे हैं, तो दोनों की आइडेंटिटी को डील करने की आइडेंटिटी अलग अलग है। टाइटल के रिगार्डिंग व्हेन द वन पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एग्रीड टू एज द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर द कॉन्ट्रैक्ट, टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग दोनों की अगर जो है जो मिस्टेक कर रहे हैं दोनों तो वो भी बायलैटरल मिस्टेक कहलाएगी। प्राइस के रिगार्डिंग एक को लगता है कि प्राइस 2100 बोला है, दूसरे को लगता है कि 1200 बोला है, तो दोनों के रिगार्डिंग प्राइस मिस्टेक है जबकि प्राइस 1800 रुपये था, तो ये हो गया बायलैटरल मिस्टेक। अगर क्वांटिटी के रिगार्डिंग दोनों को ही मिस्टेक लगी, उसको लगा कि मैं 50,000 रुपये 100 क्विंटल के लिए दे रहा हूँ और उसको लगा कि मैं क्या कहते हैं 80 क्विंटल के लिए 50,000 रुपये दे रहा हूँ, तो दोनों के लिए मिस्टेक लग रही है ये क्वांटिटी के रिगार्डिंग। क्वालिटी के रिगार्डिंग उसको लग रहा था कि भाई मैं ओल्ड बासमती राइस ख़रीद रहा हूँ और उसको लग रहा था कि नहीं इसने सामने वाले ने न्यू क्रॉप के राइस मांगे हैं, तो दोनों क्वालिटी के रिगार्डिंग आ जाएगा। मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मिस्टेक के रिगार्डिंग परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी, व्हेन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिलीव द कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म्ड व्हेन इट इज़ नॉट सो, दोनों को पता है, दोनों को ये बिलीव करते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एक्ट है वो परफॉर्मेबल है जबकि वो रियल में नहीं है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी होती है, लीगल इम्पॉसिबिलिटी होती है। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी वो रियल में वो हो ही नहीं सकता वो चीज़, तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट हैपनिंग बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज विच मेक्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल। देखो अगर कोई ऐसी हैपनिंग हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया जिससे वो हो ही नहीं सकती, वो इम्पॉसिबिलिटी फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी होगा। लीगल इम्पॉसिबिलिटी अगर कोई लॉ है वो उसके रिगार्डिंग चेंज हो गया है तो वो वैसे भी वो नहीं हो सकती। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ प्रोवाइडेड समथिंग शैल बी डन विच बाय लॉ कैन नॉट बी डन, कानून के अकॉर्डिंग जो चीज़ हम नहीं कर सकते और वो चीज़ हुआ है तो भी वो वॉइड माना जाएगा। आगे है इफेक्ट ऑफ मिस्टेक, अगर आप मिस्टेक करते हो क्या इफेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर मिस्टेकन अबाउट एन एसेंशियल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट, अगर मिस्टेक हुई है एसेंशियल सब्जेक्ट मैटर के जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है उसके रिगार्डिंग, द एग्रीमेंट को वॉइड माना जाएगा। इफ अ पर्सन मेक्स एग्रीमेंट विच इज़ इनवैलिड बिकॉज ऑफ बीइंग बेस्ड ऑन मिस्टेक के अकॉर्डिंग मिस्टेक पे बेस्ड है तो इनवैलिड माना जाएगा। ही कैन ट्रीट द एग्रीमेंट वॉइड की तरह ट्रीट कर सकता है एंड कैन डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट एनी एक्शन बाय द पार्टी, और अपने आप को डिफेंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो मिस्टेक के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ गया है। ठीक है, अब देखो इफेक्ट ऑफ कंसेंट विच इज़ नॉट फ्री। देखो अगर आपने ऐसी सहमति लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है लेकिन वो फ्री नहीं थी कंसेंट, यानी या तो अनडू इन्फ्लुएंस के थ्रू थी, कोएरेजन के थ्रू थी, ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू थी, तो वो वॉइडेबल हो जाएगा अगर सामने वाली पार्टी उसके ऊपर एक्शन लेती है तो।
In case of fraud or deliberate misrepresentation, the aggrieved party can affirm the contract if he thinks it is to his disadvantage. He can also make the other party legally bound to fulfill the terms of the contract. अगर आप फ्रॉड के थ्रू और डेलिब्रेट अपने मन से जो मिसरिप्रेजेंटेशन करते हो तो सामने वाला उसको अवॉइड करवा सकता है और आपसे क्या कहते हैं लीगली बाउंड कर सकता है आपको कि जो भी है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो। अगर फ्रॉड होता है तो एग्रीड पार्टी हैज़ द राइट टू रीएम्बर्स एनी लॉस, जो भी लॉस होगा उससे रीएम्बर्स कराने का, जो डैमेज होगा वो लेने की राइट रखती है। द कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो वॉइडेबल इन केस ऑफ डेलिबरेट एंड विलफुल। कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल माना जाएगा अगर वो जानबूझ के मिसरिप्रेजेंटेशन की गई है पार्टी के थ्रू, तब भी वो वॉइड माना जाएगा। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जो हमने इसके अंदर कवर किया। थोड़ा सा चैप्टर का जो लेंथ है वो बड़ी हो गई, 1 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी हमने अच्छे तरीके से करने की कोशिश करी। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम।